नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री में कई सारे 3 आपकी महत्वपूर्ण यूनिट है। उसमें जो प्रथम यूनिट है उसमें जो फर्स्ट लेसन है या फर्स्ट टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास शिक्षण का पाठ्यक्रम। इसमें हम इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, इसके सिद्धांत और इनके शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही हम इतिहास शिक्षण के बारे में जान लेंगे। इतिहास शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की जननी इतिहास को कहा जाता है, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत ही विज्ञान आती है। और विज्ञान हो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी भाषा हो, बहुत सारे इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, चाहे आप किसी देश का भूगोल देखिए या किसी क्षेत्र के विशेष के बारे में, इतिहास एक अपने आप में परिपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। और इतिहास को कला और विज्ञान दोनों कहा गया है, क्योंकि विज्ञान की डेफिनेशन ये कहा गया है कि विज्ञान में नवीन ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से जोड़ना। तो इतिहास भी वही कार्य करती है कि आज कोई घटना हुई, उस घटना को क्रमबद्ध ढंग से जोड़ती है। इतिहास का भी यही रिकॉर्ड रहा है कि जब भारत देश गुलाम हुआ था और आज़ादी का जो क्रम चला है तो वह क्रम लगातार चलता है, इसलिए इसको विज्ञान भी कहा गया है। लेकिन इस इतिहास को पढ़ाने का हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास के माध्यम से हम अपने बालकों को यानी आने वाली पीढ़ी को ये बता सके कि इतिहास में हमारा जीवन का इतिहास यह रहा है और हम अपनी पिछली बातों से कुछ सीख लें, उन महापुरुषों से हम सीखें। ठीक है, तो इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण की कुछ प्रमुख विधियां हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार है जिनका हम संक्षेप में। तो इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण की प्रमुख विधियां हैं जिनके को ध्यान में रखते इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इनमें प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है एक समान केंद्र। एक समान केंद्र होने के कारण इसको सकेंद्रीय विधि भी कहते हैं। दूसरा प्रकरण विधि, जिसको टॉपिकल विधि भी कहते हैं। प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से वह विधि का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तीसरा है कालक्रम विधि, समय के अनुसार। और फोर्थ है जीवन गाथा विधि। अब इन 4 विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, वैसे सारी महत्वपूर्ण है सबसे, तो हम जीवन गाथा विधि के बारे में अध्ययन करेंगे।
बायोग्राफिकल मेथड। इसका अर्थ ये होता है कि जीवन इतिहास विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की जीवन गाथा का वर्णन किया जाता है, उसे जीवन गाथा विधि कहा जाता है। इस विधि के जो प्रवर्तक थे, तो मैं ये तीनों विधियां मिटा रहा हूँ क्योंकि अपन केवल जीवन गाथा विधि के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इस विधि के प्रवर्तक मिस्टर कार्लाइल इसके प्रवर्तक हैं। इस विधि के प्रतिपादक, इसके जनक किसे कहा गया है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जीवन गाथा विधि के प्रवर्तक कौन हैं या प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, तो कार्लाइल। अब कार्लाइल ये कहते हैं कि इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है। इतिहास क्या है? महान व्यक्तियों के, चाहे इब्राहिम लिंकन हो, महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद है, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन सब के बारे में हम क्यों जानते हैं? राम के बारे में क्यों जानते हैं? कृष्ण के बारे में क्यों जानते हैं? ईसा मसीह के बारे में क्यों जानते हैं? मोहम्मद साहब के बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि हम इतिहास उनका पढ़ा है, उनके बारे में, उन महापुरुषों के बारे में हमने पढ़ा है। अब वो ये जानते हैं, तो इतिहास क्या है? महान व्यक्तियों की आत्मकथा है। ये किसने कहा है? कार्लाइल ने ये कहा है। इतिहास महान व्यक्तियों की आत्मकथा है। अब मुझे किसी के बारे में जानना है तो मैं उसकी आत्मकथा को पढ़ूंगा, और उसकी आत्मकथा पढ़ने के बाद में मुझे ये पता चलेगा कि उसकी क्या क्या इंटरेस्ट थे, क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी, उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? महान व्यक्तियों का जीवन चरित्र, महान व्यक्तियों का जीवन चरित्र का चित्रण ही इतिहास माना जाता है। अब कार्लाइल ये मानते थे कि सामान्य पुरुष क्या है? भेड़ों के झुंड है। भेड़ों की झुंड की सुरक्षा कौन करते हैं? उसका मालिक करता है, उनके वफादार कुत्ते करते हैं। उसी प्रकार इस मानव रूपी झुंड की सुरक्षा करने के लिए ये महापुरुष भाग लेते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये युग पुरुष कोई व्यक्ति नहीं, इतिहास के चारों ओर घूमते हैं। चाहे हमें राम, कृष्ण, गांधी, इन्होंने अपने लीडरशिप के द्वारा हमें संकटों से उबारा। आज हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो हम उनके जीवन चरित्र का इतिहास देखते हैं, और ये महापुरुष सामाजिक आदर्श एवं परंपराओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका कोई एक व्यक्ति विशेष की, अब इनका कार्य अलग अलग है, क्योंकि अब स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक की शिक्षा दी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और कुरीतियों से दूर करने का उपाय बताया। इसी का प्रकार राजा राम मोहन राय ने दहेज प्रथा, बाल विवाह और अनेक प्रकार की सती प्रथा, कुरीतियों को दूर करने के उपाय बताए। तो
महापुरुषों का जो जीवन का जो इतिहास है वह विभाजन स्तरानुसार कर उसको समस्त इतिहास को पढ़ाया जाए। और इसको पढ़ाने के लिए हमें छात्र अपने पूर्वजों के प्रति क्रियाकलापों में बड़ी रुचि लेते हैं, तो इनमें इंटरेस्ट जागृत करने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन कराना आवश्यक हो जाता है। इसलिए महापुरुषों के बारे में यह कहा गया है कि चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, जिसके मस्तक निज हाथ धरा, उठ गए कोटि कर उसी की ओर। अर्थात जिधर महापुरुषों ने हमारा पथ मार्गदर्शन किया और उसी तरफ हम चल दिए और नवीन मार्ग की ओर हम चल जाते हैं। अब ये जीवन इतिहास विधि यानी जीवन गाथा विधि की महत्ता है और यह एक मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्मित विधि है। अब इसका हम समालोचनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि जीवन गाथा एक व्यक्तिवाद का समर्थक करती है, व्यक्तिवाद का समर्थक है। कौन करती है? जीवन इतिहास विधि। अब जीवन गाथा विधि द्वारा व्यक्तिवाद का समर्थन होता है और इसके अंतर्गत इसमें व्यक्ति पूजा पर बल दिया जाता है। वर्तमान में हमारा विश्व, हमारा देश लोकतांत्रिक युग में व्यक्तिवाद का समर्थन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होता है। अतः यह विधि अभी के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है ना? पहली बात व्यक्तिवाद का समर्थन। अब दूसरा बिंदु आता है महापुरुष के मापदंड के आधार पर। महापुरुष के मापदंड के आधार में विभिन्नता। अब देखिए महापुरुषों के मापदंडों में भी अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। राम का हम मापदंड करेंगे तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण कर्म पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने अहिंसा और त्याग और तपस्या इस श्रेणी में आते हैं। महाराणा प्रताप वीरता की श्रेणी में आते हैं, शिवाजी वीरता की श्रेणी में आते हैं। तो हर एक का जो मापदंड होता है वह भिन्न भिन्न होता है और महापुरुषों के मापन का आधार क्या हो, यह एक जटिल प्रश्न है। इसके बारे में हम अपना कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं कि वीरता ही महापुरुष का गुण है, सत्य बोलना ही महापुरुष का गुण है, अच्छे कर्म करना ही महापुरुष का गुण है, अहिंसा, सत्य, त्याग ये महापुरुषों के गुण हैं। किसी एक गुण विशेष के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है महापुरुष अपने समय में। महापुरुष अपने समय में समाज विरोधी है। आज मुझे
किसी बुराई के खिलाफ खड़ा होना है, तो मैं जब तक उसका विरोध नहीं करूँगा तब तक वह संभव नहीं है। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, इन लोगों ने हवन, यज्ञों, कर्मकांड, बलि प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इनका विरोध किया था। इनका विरोध करने के कारण इनको भी समाज विरोधी कहा गया होगा, लेकिन बहुत समय पश्चात इनके विचारों को, इसी प्रकार महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, और ब्रिटिश सरकार के विरोध के कारण उन्होंने इन सभी, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, इन सबको कई प्रकार की समस्याओं को, कठिन समय का सामना करना पड़ा। और इन कठिन समस्याओं का सामना करके ही ये लोग जब मरणोपरांत इनको महापुरुष और युग पुरुषों के रूप में समाज ने प्रतिष्ठित किया गया है। अंत में महापुरुष पूर्णतया जन प्रतिनिधि नहीं होते हैं। अब महात्मा गांधी को हमारे भारत में ही उस समय कुछ लोग सही मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। इसी प्रकार कुछ राम को पूजते हैं, कुछ शिव को पूजते हैं, कोई कृष्ण को पूजते हैं। यानी हर एक महापुरुष पूर्णतया जन प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये तो थे इसके समालोचनात्मक अध्ययन। अब इन सब के अध्ययन के बाद में फिर भी हम यही कहेंगे, जीवन गाथा विधि एक बहुत ही अच्छी विधि है, किसके लिए? इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण के। अब हम इसके उपयोग करते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये विधि एक अच्छी विधि है। तो इसको क्रियान्वित करने के लिए अध्यापक की आवश्यकता होती है, और अध्यापक ही ये सबसे अच्छा। विश्व का कोई भी महापुरुष अपने काल विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस चीज को वह मानते हुए उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को बालकों के सामने रखें, और शिक्षक उनके व्यक्तिगत चरित्र का चयन कर छात्रों को पढ़ाए। जैसे बुद्ध के बारे में अहिंसा है, त्याग है, इनके बारे में पढ़ाए। फिर जीवन गाथा विधि से प्रस्तुतिकरण करते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका ऐतिहासिक आधार क्या है। उन महापुरुषों का ऐतिहासिक आधार को ध्यान में रखते हुए उनको प्रस्तुत करें। फिर महापुरुषों का चित्रण करते समय शिक्षक उस युग की समस्त गतिविधियों का विस्तृत वर्णन करें, और उन महापुरुषों का दृष्टिकोण को भी सामने प्रस्तुत करें। इसके अलावा महापुरुष की जीवनी इतिहास के युग से क्या संबंध रखती है उसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी दें। और इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक पूर्णतया पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो, पूर्वाग्रहों से रहित होना चाहिए, और उसका मस्तिष्क एक स्वच्छ स्लेट के समान या स्वच्छ ब्लैक बोर्ड के समान होना चाहिए, जिस पर आईएएस टीचर और जिस प्रकार की बातें हैं उस प्रकार की बातें लिख दी जाए। तो इस प्रकार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने जीवन गाथा विधि के बारे में अध्ययन किया। ये इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण की पहली विधि है। अब दूसरी विधि के बारे में हम, ऐसी 4 विधियां हैं, 3 विधियों और हैं जिनके बारे में हम अब बारी बारी से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।